नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। जी बिजनेस पर अब वक्त हो गया खबर चालीसा का, एक ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबारी जगत की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में दिखाएंगे तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और साथ ही दुनिया जहां का हाल भी। शुरुआत कर लेते हैं बिजनेस की बड़ी खबरों के साथ। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार बढ़त के साथ खुले, लेकिन बाजार के खुलते ही मुनाफा वसूली शुरू हो गई। निफ्टी ने 17,000 के करीब सपोर्ट लिया और दोपहर बाद अच्छी रिकवरी आई। आखिर में बाजार दिन की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी में करीब 225 अंकों की रिकवरी दिखी। क्रूड में ज्यादा हलचल नहीं होना भी बाजार के लिए अच्छा था। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 231 अंक चढ़कर 57,593 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी करीब 70 अंकों की तेजी के साथ 17,222 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 300 अंक उछलकर 35,710 के स्तर पर क्लोज हुआ। आज के कारोबार में सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी और फार्मा को छोड़ बाकी सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1% की तेजी दिखी। निफ्टी बैंक, ऑटो और मेटल इंडेक्स आधा % बढ़े। निफ्टी में भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, आयशर मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर यूपीएल, एसबीआई लाइफ, नेस्ले इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लैब और एचडीएफसी लिमिटेड जैसे शेयरों में गिरावट रही। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने निवेशकों को आगाह किया है कि अगर उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 मार्च के बाद नया सौदा नहीं कर पाएंगे, साथ ही ओपन पोजीशन को भी नहीं काट पाएंगे। आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। 2017 में सरकार ने ऐलान किया था कि पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी होगा। सरकार ने पहले ये डेडलाइन कई बार बढ़ाई है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है डेडलाइन में बढ़ोतरी की उम्मीद कम ही है। पैन आधार लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी उमा एक्सपोर्ट्स का आईपीओ आज से खुल गया है। निवेशक इसमें 30 मार्च तक पैसा लगा सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 65 से 68 रुपए प्रति शेयर है। इसका लॉट साइज 220 शेयरों का है, यानी न्यूनतम 14,960 रुपए लगाने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इस आईपीओ से दूर रहने की राय दी है। उनका कहना है कि कंपनी दाल, राइस समेत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करती है, लेकिन इसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में है। अनिल सिंघवी का कहना है कि ये लो मार्जिन बिजनेस है, कंपटीशन ज्यादा है। रुचि सोया के एफपीओ को निवेशकों की जोरदार प्रतिक्रिया मिली है। आखिरी दिन एफपीओ 3.5 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ। रुचि सोया का एफपीओ 24 मार्च को खुला था। रुचि सोया में पतंजलि की 98.9% हिस्सेदारी है। इस इशू के बाद पतंजलि की शेयर होल्डिंग घटकर 81% रह जाएगी। सेबी के मिनिमम शेयर होल्डिंग से जुड़े नियम को पूरा करने के लिए पतंजलि को शेयर होल्डिंग घटाकर 75% पर लाने की जरूरत है। ज्वेलरी चेन कंपनी जॉयलुकस करीब 2,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कर दिया है। कंपनी आईपीओ से मिले पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और नए स्टोर खोलने में करेगी। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, हेटोंग सिक्योरिटीज इंडिया, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स इस इशू के लीड मैनेजर्स हैं। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दिल्ली से श्रीनगर जा रहे स्पाइस जेट के एक यात्रियों से भरे विमान के विंग्स का एक हिस्सा पुश बैक होते समय एक बिजली के खंभे से टकरा गया। बाद में सभी यात्रियों को दूसरे विमान से रवाना किया गया। किसी को चोट नहीं आई है। स्पाइस जेट की ओर से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई उस समय विमान पैसेंजर टर्मिनल से रनवे की ओर बढ़ रहा था। घटना में विमान और बिजली का पोल दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। चाइनीज कनेक्शन वाली डिजिटल लेंडिंग एप्स पर सख्ती जारी है। अब ईडी ने रिजर्व बैंक से इन लेंडिंग ऐप से जुड़ी एनबीएफसीज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। आपको ये बताएं कि ईडी ने रिजर्व बैंक को करीब 50 एनबीएफसीज की लिस्ट भी सौंपी है। साथ ही ईडी ने इन एनबीएफसीज का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। चाइनीज कंपनियां फिनटेक बनाकर एनबीएफसीज से जुड़ती हैं और ग्राहकों की निजी जानकारियां जुटाकर दुरुपयोग और शोषण भी करती हैं। इन जालसाज कंपनियों के खिलाफ जी बिजनेस लगातार आवाज उठाता रहा है। जी बिजनेस ने इस मुद्दे को लेकर ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम भी चलाई। एनएससी की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा को कोर
लोकेशन मामले में एक बार फिर से झटका लगा है। दिल्ली के एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज सुनवाई के बाद रामकृष्णा की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। कोर्ट ने उनकी हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ा दी है। एनएसई को लोकेशन मामले में चित्रा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। चित्रा रामकृष्णा अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएसई की एमडी और सीईओ थी। चित्रा पर हिमालयन योगी के इशारे पर एनएसई को चलाने और संवेदनशील जानकारी शेयर करने का आरोप है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को मुंबई से गिरफ्तार किया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले 7 दिनों में 6 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आज भी पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल डीजल के भाव प्रति लीटर 4 रुपए तक बढ़ाए जा चुके हैं। नई दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 8 पैसे और डीजल 98 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पणजी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के सीएम एमएल खट्टर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। शपथ ग्रहण देखने के लिए स्टेडियम में 15,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। प्रमोद सावंत के साथ विश्वजीत राणे, मोविन गोडिनो, रवि नाइक, नीलेश कैब्राइल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खोटे, अतानासियो मोन्सेराट और गोविंद गौड़े ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज टीएमसी और बीजेपी विधायक आपस में ही भिड़ गए। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच नौबत मारपीट तक आ गई। बताया जा रहा है कि टीएमसी विधायक असित मजूमदार और बीजेपी के मनोज तिग्गा ने एक दूसरे पर हमला किया। इसमें टीएमसी नेता घायल हुए। इस मामले में स्पीकर ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया। विधानसभा में आज सुबह से ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग शुरू कर दी थी और इसी को लेकर टीएमसी के विधायक भड़क उठे। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी भी शुरू हुई। दिल्ली विधानसभा में भी आज बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के अरविंद केजरीवाल पर दिए आपत्तिजनक बयान पर जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने आदेश गुप्ता के बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया और माफी मांगने की अपील भी की। आम आदमी पार्टी विधायकों ने माफी की मांग करते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध में बीजेपी के विधायकों ने भी विधानसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद बीजेपी के 3 विधायकों को सदन से निलंबित भी कर दिया गया। विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के मुखिया होकर कश्मीरी पंडितों के दर्द पर अट्टहास किया। याद है ना? याद रहना चाहिए इतिहास के अंदर जिन जिन लोगों ने हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदुओं का मजाक उड़ाया है, उनका हश्र कैसा हुआ है। कांग्रेस, लालू, मुलायम जैसा हश्र भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का होने वाला है। यूपी विधानसभा के 18वें सत्र के लिए आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने विधायकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक दूसरे के आमने सामने आए। यूपी चुनाव के बाद ये पहली बार था जब योगी और अखिलेश एक दूसरे के सामने आए। आपको ये बताएं, 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में आज विधायक पद की शपथ ली। 18वीं विधानसभा में अखिलेश यादव अब नेता विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। मैं विधानसभा में रहा हूं, केवल बेंच बदल गई है, केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। यूपी चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कुशीनगर में मुस्लिम युवक बाबर अली ने जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी थी, जिसके बाद उसी के समुदाय के लोगों ने हत्या कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश में कहा है कि इस मामले की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। 2 दिवसीय भारत बंद का आज कुछ राज्यों में असर देखने को मिला। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई को छोड़ बाकी सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा।
सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भारत बंद का असर परिवहन और खनन पर भी दिखा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोयला खनन वाले इलाके में मजदूरों ने हड़ताल की और कामकाज बंद रखा। वहीं बंगाल में ट्रेड यूनियन कई रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने के लिए पहुंचे, जमकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। आपको बताएं, भारत बंद का समर्थन कोयला, रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस, टेलीकॉम, तेल और पोस्टल विभाग से जुड़े संगठनों का पूरा समर्थन उसे मिला है। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो गई है। बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को इस्लाम के आधार पर चुनौती दी है। उसका कहना है कि हाईकोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराया था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज राज्यसभा में दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के टारगेट को अगले 18 महीनों में पूरा कर लेंगे। सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्यों की ओर से मुहैया कराई गई मांगों के आधार पर PMAYU के तहत 1 करोड़ 15 लाख घरों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि अलग अलग परियोजनाएं अगले 18 महीनों में पूरी हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना का प्रस्ताव जून 2015 में शुरू हुआ था। 2 साल तक महामारी के काल के बावजूद ये योजना जल्द पूरी हो जाएगी। भारत बायोटेक के MD डॉक्टर कृष्ण मूर्ति एला और सुचित्रा कृष्णा एला को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत बायोटेक कोरोना के वैक्सीन कोवैक्सीन निर्माता है। कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। डॉक्टर कृष्ण मूर्ति को पुरस्कृत करने के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गायक सोनू निगम को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वर्गीय कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में उनके बेटे राजवीर सिंह ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। कोरोना के कॉलर ट्यून से परेशान रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर। करीब 2 साल बाद कोरोना कॉलर ट्यून से लोगों को छुटकारा मिलने जा रहा है। सरकार अब कोरोना कॉलर ट्यून को बंद करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी फोन पर सुनाई देने वाली कोरोना कॉलर ट्यून को बंद कर दिया जाएगा। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए इस कॉलर ट्यून को शुरू किया गया था। वक्त एक ब्रेक का, आगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। अब देख लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज इसका ऐलान किया। इस काम को विभाग के अधिकारी करेंगे। हालांकि ये योजना विकल्प के तौर पर ही रहेगी। सीएम ने बताया कि अधिकारी फोन करके डिलीवरी का समय पूछेंगे और उसी समय उनके घर राशन की डिलीवरी कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य में लोगों को अब राशन लेने के लिए लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। आपको बताएं, इससे पहले दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का ऐलान किया था। आज पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में स्थित लैंडफिल साइट में आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में धुआं फैला। सूचना के बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग को नियंत्रित करने के लिए दमकल के साथ ही निगम की जेसीबी मशीन की सहायता ली गई। क्षेत्र में फैले धुएं से आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हुई। यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए आज लखनऊ कोर्ट लाया गया। उस पर लखनऊ में संपत्ति हथियाकर अवैध निर्माण करने का आरोप है। खबरों के मुताबिक माफिया मुख्तार अंसारी को फतेहपुर रायबरेली के रास्ते लखनऊ लाया गया। मामले में अगली सुनवाई अब 8 अप्रैल को होगी। बिहार के लखीसराय में हुए बम धमाके में 3 बच्चों समेत 7 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बताया जा रहा है कि बम से बच्चे खेल रहे थे, तभी पहले बम फट गया और इसकी चपेट में वहां पर मौजूद 7 लोग आए। हालत उनकी गंभीर है। इसमें 3 बच्चे, 1 लड़की, 2 महिला, 1 पुरुष शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें एक शख्स की मौत हुई। हादसे में 56 लोग घायल हुए। प्रशासन ने बताया बस राजौरी नौशेरा रूट पर जा रही थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 मरीजों को GMC अस्पताल जम्मू रेफर किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की जान चली गई थी। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर दिया गया है, लेकिन विल स्मिथ ऑस्कर में बेस्ट एक्टर के साथ साथ अपने थप्पड़ कांड के चलते सुर्खियों में आ गए।
आपको बताएं 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान कॉमेडियन क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी जाडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन को लेकर कमेंट किया। स्मिथ को क्रिस रॉक का एक कमेंट नागवार गुजरा और उन्होंने स्टेज पर जाकर क्रिस को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। देखते ही देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। हालांकि विल स्मिथ ने अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगी। खबरों के मुताबिक जब विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को तमाचा मारा और तब वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। इस प्रकरण के बाद अब स्मिथ से ऑस्कर अवार्ड वापस ले जाने को लेकर काफी ज्यादा बातें उठने लगी। हालांकि कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ने के बाद स्मिथ ने थोड़ी देर बाद ही अपनी गलती मानी और क्रिस से माफी भी मांगी। दरअसल 94वें अकेडमी अवार्ड्स का आयोजन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से हुआ था और इसकी गाइडलाइंस के मुताबिक स्मिथ का सेरेमनी में यूं तमाचा मारना कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। ऑस्कर 2022 में एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। उन्हें यह सम्मान फिल्म द आइज ऑफ टेमी फे में बेहतरीन अदाकारी के लिए दिया गया। 45 साल की जेसिका ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। वहीं जैन कैंपियन को ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर से नवाजा गया। उन्हें द पावर ऑफ द डॉग के लिए सम्मानित किया गया। वहीं कोडा को बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया। इस फिल्म की कहानी में 4 सदस्यों वाले एक परिवार के 3 लोग बधिर हैं। चौथा किरदार गायकी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला। भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर को भी इस कैटेगरी में नामांकित किया गया था। हालांकि ये फिल्म अवार्ड जीते में नाकामयाब रही। राइटिंग विद फायर का निर्देशन रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष ने मिलकर किया। RRR बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड यानी 3 दिन में ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके इतिहास रच दिया है। 550 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी RRR 3 दिन में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है। आपको बताएं रामचरण तेजा, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट स्टारर इस मूवी ने तीसरे दिन यानी रविवार को 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। IPL के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई को मात देकर सीजन का जीत के साथ आगाज किया है। इस जीत के हीरो ललित यादव रहे। उन्होंने 38 गेंदों पर 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। दिल्ली के इंडियन प्रीमियर लीग मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बल्लेबाज ललित यादव ने अपने अच्छे प्रदर्शन का श्रेय साथी खिलाड़ी अक्षर पटेल और कप्तान ऋषभ पंत को दिया। पंजाब किंग्स के हरफन मौला खिलाड़ी ओडियन स्मिथ की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को काफी पसंद किया गया। उनके बल्लेबाजी के बदौलत टीम को अपने शुरुआती गेम को 5 विकेट से जीतने में मदद मिली। पंजाब किंग्स को 12 गेंदों में सिर्फ 11 रन चाहिए था, जिसे बल्लेबाजों ने आसानी से हासिल किया। बताएं आपको कि पंजाब किंग्स को 205 रन के लक्ष्य को पार करना था। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है, जिसे लेकर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा काफी निराश हैं। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट में 5 बार के चैंपियन का अंत नहीं है। ईशान किशन और रोहित शर्मा के नाबाद 81 और 41 रनों के बावजूद मुंबई इंडियंस 177 रनों का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। अक्षर पटेल और ललित यादव की दस्तक से दिल्ली कैपिटल्स ने 10 गेंदें शेष रहते हुए 4 विकेट से मैच जीत लिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली अपनी IPL 2022 फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ गए हैं। उन्होंने साथी खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में मोइन एक-एक कर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी और स्टाफ से हाथ मिलाते हुए और गले मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज को खेल रत्न सम्मान भी मिल चुका है। नीरज ने पिछले साल टोक्यो में हुए ओलंपिक गेम्स में 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में 5 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया है और इसकी वजह है बड़े पैमाने पर होने वाली कोरोना वायरस की टेस्टिंग। तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों पर काबू करने के लिए यह कदम उठाया गया है। चीनी प्रशासन इसके बाद देश के पश्चिमी हिस्से में 1 अप्रैल से कोरोना टेस्टिंग करेगी। ऐसे में वहां भी सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ विपक्ष ने सोमवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इस पर 31 मार्च को बहस होगी। माना यह जा रहा है कि बहस के फौरन बाद वोटिंग भी होगी। ऐसे में इमरान खान का कुर्सी बचा पाना काफी मुश्किल है। बड़ी वजह यह है कि इमरान खान के सहयोगी दल और उनकी खुद की पार्टी के करीब 39 सांसद इमरान के खिलाफ ताल ठोक चुके हैं।
यूक्रेन और रूस के बीच जंग को 33 दिन हो गए हैं। खार्किव के गवर्नर का कहना है कि रूसी फौज ने पिछले 24 घंटे में शहर पर 200 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। वहीं यूक्रेन का आरोप है कि रूसी हमले में अब तक 143 यूक्रेनी बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 216 से ज्यादा घायल भी हैं। यह आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी ओर यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को कोरिया के तर्ज पर 2 हिस्सों में तोड़कर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं। तालिबान हुकूमत ने एक अजीबोगरीब नया फरमान जारी किया है। नए फरमान के मुताबिक महिला और पुरुषों के एक ही दिन अम्यूजमेंट पार्क में जाने पर रोक लगा दी गई है। खबरों के मुताबिक अब पुरुष बुधवार से शनिवार और महिलाएं रविवार से मंगलवार तक ही अम्यूजमेंट पार्क जा सकेंगी। इसी के साथ तालिबान के लड़ाके अगर अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं तो उन्हें अपने साथ हथियार ले जाने की परमिशन नहीं होगी। जाहिर है तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए इस तरह के फैसले को जारी कर अपनी एक सॉफ्ट इमेज पेश करना चाहता है। सेंट्रल मेक्सिको में 19 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मिचोआकन राज्य की है, जहां पर एक फंक्शन में हुई गोलीबारी में 16 पुरुष और 3 महिलाओं की मौत हो गई। गोलीबारी में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। स्टेट अटॉर्नी जनरल कार्यालय की ओर से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है गोलीबारी रात करीब 10:30 बजे हुई। खबर 40 में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।